हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जतिन है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी नई सीरीज़ के बारे में जो है सक्सेस 100। जिन बच्चों को पता नहीं है सक्सेस 100 क्या है, 2 मिनट सुनो। सक्सेस 100 हमारी एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम तैयारी कराएंगे आपको 100 मार्क्स के लिए। किसमें? साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है CBSE का क्लास 10th का 2026 का। उसमें तैयार रहिए 100 मार्क्स लाने के लिए और बने रहिए इस सीरीज़ के साथ। सक्सेस 100 की इस सीरीज में आपको 100 वीडियोस मिलेंगी जो आपके 100% मार्क्स की गारंटी लेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ साइंस में आपका जो पैटर्न चेंज हुआ था उसमें आपके नए क्वेश्चन ऐड हुए थे जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नए क्वेश्चन आ गए थे, पहले ये नहीं आते थे, पहले ये आते थे 20-30%, लेकिन CBSE ने इस साल इसको इंक्रीज करके 50% कर दिया है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते कौन से हैं। देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली आपके, वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, आपकी स्किल और आपकी नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। बच्चे किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपकी, जो हम सीख रहे हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 किया तो चैप्टर नंबर 1 में हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए। रस्टिंग किस तरीके से होती है, डेंसिटी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन किस तरीके से होती है। हमें अपने चैप्टर्स को अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है। ठीक है, और थिंकिंग की हेल्प से, यानी सोच के हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें थिंकिंग करनी है क्वेश्चन में अपनी नॉलेज को लेके इस चैप्टर के बारे में। अब किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जनरली, सबसे पहले MCQs बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वह सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपके। इसके बाद असर्शन एंड रीजंस क्वेश्चंस होंगे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग में जो थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट ना बोल के क्या करते हैं, कोई सिचुएशन देते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि बताइए आपके इसमें ओपिनियन या आपके इसमें स्टेटमेंट क्या है या इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो आपके जो ये क्वेश्चंस है ना, बेसिकली इन्हीं क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस की मैं अच्छे से सभी चैप्टर्स की आपको तैयारी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन सभी चैप्टर्स। और जिसने भी बच्चे ने चैप्टर नंबर 1 अभी हमारा नहीं देखा, यूट्यूब पे ऑलरेडी डला हुआ है, चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हो। ठीक है, साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपने क्लास में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ में है इसमें आप पहले थोड़ा सा पढ़ के आना चैप्टर्स के बारे में, या फिर उन चैप्टर्स को पहले पढ़ लेना। ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, उसके बाद जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाएगी, जितने भी मैं इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे। देखिए, मैं एग्जांपल के बताता हूँ। जैसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी आपको डायरेक्टली क्या बताना है भाई, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। आपने क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को रिवाइज कर लिया, ठीक है, लर्न कर लिया, बस आप पेपर में जाके उसको डायरेक्टली लिख दो। इसमें कुछ सोचना पड़ा क्या, आपको कुछ सीखना पड़ा? नहीं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से घुमा के आता, एक फार्मर है जो नोटिस कर रहा है प्लांट को जो कि ग्रो हो रहा है शेड में यानी छाए में, वो जनरली स्मॉलर है, छोटा हो रहा है किससे, दूसरे प्लांट से जो ग्रो कर रहा है किसके साथ में, फुल सनलाइट में। ठीक है, जो पूरी सनलाइट में प्लांट ग्रो कर रहा है, और एक प्लांट जो छाए में है, मतलब किसी शेड के नीचे है, ठीक है, वो छोटा रहता है और वो दूसरा प्लांट क्या होता है हमारा, बड़ा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यूजिंग योर नॉलेज, अपनी नॉलेज के हिसाब से बताइए फोटोसिंथेसिस में आपको ये क्या इसका रीजन है, क्या इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, पॉसिबल रीजन, इस ऑब्जर्वेशन को देख के। तो देखा आपने, क्वेश्चन दोनों सेम है। आपको इसमें भी यही बताना है कि सनलाइट की वजह से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर शेड होगा तो नीचे सनलाइट नहीं आएगी, जिस वजह से हम उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, जिस वजह से जो आपका प्लांट है वो छोटा हो रहा है। ठीक है, साइज में स्मॉलर है दूसरे प्लांट से, उसकी ग्रोथ कम है। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेंगे। यही टाइप के क्वेश्चंस को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हम इस चैप्टर्स के सबसे पहले MCQs कवर करेंगे, फिर असर्शन एंड रीजन, फिर केस बेस्ड स्टडी, और एंड में हम बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलने वाली है और हर सैटरडे और संडे को आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी 7 बजे। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले MCQs की तरफ। जो हमारा पहला MCQs है बच्चों, पढ़िए ध्यान से, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए, 5 सेकंड का पोज लेके या फिर
रुक के, और अपने पास एक कॉपी जरूर रखना, एक पेन और एक कॉपी रखना कि जो जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखते जा रहे हो या तो उन्हें लिखते जाना, और ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो लिखना, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो नहीं भी लिख सकते हो, बट आंसर जरूर एक बार करके देखना, ठीक है। 5 सेकंड पोज करके मैं थोड़ा टाइम दूंगा, क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर जरूर मेंशन करना है अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर उसको चेक करना है कि देखिए क्या सही था आंसर या नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज़ इसी तरीके से चलने वाली है, और गारंटी इस बात की है कि क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं आएगा अगर आपने सारी 100 वीडियोस देख ली, ठीक है। तो सीबीएसई में जो भी क्वेश्चंस आएगा ना, सारा इन्हीं वीडियोस में से आएंगे, कॉन्सेप्चुअल इन्हीं वीडियोस में से रहेगा, हर चीज़ इसी में से रहेगी। अच्छे से आपको सिखा दूंगा कि कॉन्सेप्ट, ये जो हमारे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कि किस तरीके से आपको हैंडल करने हैं, किस तरीके से सॉल्व करने हैं। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। देखिए इसमें से कौन सी जो है बेसिकली पार्ट है जो कि केमिकल रिएक्शन में हमें जनरली देखने को मिलती है, क्या चीज इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर के अंदर क्या स्टोर करना, ऑक्सीजन को स्टोर करना। भाई ये तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बच्चे केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन वो होती है जब हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को, रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, एक नई चीज बनाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या हो रही है, आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन थी, हमें इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन तो सब बच्चों को समझ में आ गया, गलत है, क्योंकि भाई इसमें कोई नई चीज तो बन रही थी, आप तो एक गैस को किसी सिलेंडर के अंदर भर रहे हैं। लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, यानी लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, यानी आपकी जो एयर है उसको क्या करना, लिक्विफाइड करना, क्या करना, लिक्विफाइड करना, यानी लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो ये तो एक फिजिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज तो नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एयर आपकी अभी भी वही है, ठीक है, बस वो पहले किस में थी, गैसेस फॉर्म में थी, देन फिर उसको किस में कर दिया गया, लिक्विड फॉर्म में, जो कि एक फिजिकल चेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, एक फिजिकल चेंज, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। कीप पेट्रोल इन अ चाइना डिस्क इन ओपन एरिया, अगर आप ओपन एरिया में कोई पेट्रोल रखोगे तो वो क्या कर जाएगी, इवेपोरेट कर जाएगी, है ना। तो इसमें कोई नई चीज तो नहीं बन रही, तो ये भी हमारी क्या नहीं है, केमिकल रिएक्शन इसमें भी जनरली देखने को नहीं मिलेगी। हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देखिए कॉपर वायर को जब हम एयर में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर वायर जो होगी आपकी, वो हेयर यानी ऑक्सीजन से क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगी आपकी, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगी आपकी, कॉपर ऑक्साइड। जनरली आपको एक नया सब्सटेंस देखने को मिला, और यही नया सब्सटेंस हमें क्या बताता है कि इसके अंदर क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, हर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे मुझसे क्या है, कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। हम एक भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, और गारंटी बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का कोई वीडियो आपको नहीं मिलने वाला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो एमसीक्यूज, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी और बाकी के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सभी हम करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रोड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट। ये तो हमने पढ़ा था कि जो कॉपर रॉड होती है हमारी, अगर हम उसे किसी आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं, ठीक है, डुबाते हैं, तो हमें क्या चेंजेस देखने को उसमें, मतलब क्या होता हुआ उसमें दिखाई देगा। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, कॉपर डिस्प्लेस आयरन, कॉपर क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा आयरन को। क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्या हमने ये पढ़ा था कि कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं, क्योंकि आयरन जनरली स्ट्रॉन्गर है कॉपर से, ठीक है। तो यानी कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बच्चों। इसके बाद ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। अच्छा आपको ये पता है कि जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जनरली हमें कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अपने रिएक्शंस में एक रिएक्शन होती है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हम जनरली देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, हाइयर, जो आपका हाइयर क्या होगा, रिएक्टेंट हाई रिएक्टिव मेटल होगा, वो एक लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा,
ठीक है। लेकिन यहाँ तो एक लो रिएक्टिव मेटल है, कॉपर तो एक लो रिएक्टिव मेटल है जो कि किसी हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जिस वजह से हमें इसमें कोई भी रिएक्शन जनरली देखने को नहीं मिलेगी। तो यानी इसमें जब कोई रिएक्शन नहीं होगी तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक तो तब होती है जब ये रिएक्शन परफॉर्म होती, बट ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, जिस वजह से क्या नहीं होगा, आपकी रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक नहीं होगी। नो रिएक्शन टेक प्लेस। हाँ भाई, ये बात सही है आपकी कि इसमें से कोई भी इन दोनों की रिएक्शन जनरली देखने को हमें नहीं मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन को, अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगी इसकी रिएक्शन, देखो कॉपर, ठीक है, आयरन सल्फेट, क्या ये रिएक्शन करेगी? नहीं, ये रिएक्शन नहीं करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये सही। ठीक है, तो ये होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ये तो थोड़े आसान क्वेश्चन एक दो तो अभी आने दो, अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने बहुत रिसर्च करके, इसमें हर इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ा नहीं है कुछ भी। चलिए अब यहाँ से चालू कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए ध्यान से। फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट क्लूब टू ल्यूसीफेरन, ठीक है, एक प्रोटीन का नाम होता है ल्यूसीफेरन, एक प्रोटीन का नाम होता है जो कि किसके अंदर होती है, फायरफ्लाइज। देखिए फायरफ्लाइज कौन होते हैं, जो हमारे जुगनू होते हैं ना, उनको फायरफ्लाइज कहा जाता है। ठीक है, तो जुगनू आपने देखा है रात में जुगनू जनरली क्या करते हैं, आपने देखा होगा जनरली रात में जब जुगनू जलते हैं, ऐसे टिमटिमाते हैं, ठीक है, तो वो जलते कैसे हैं, कैसे वो हमें जलते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी उनके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है। तो देखिए सबसे पहले बात करें रिडक्शन जैसी, तो कोई रिएक्शन नहीं पॉसिबल है उनके अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन, वो भी कोई रिएक्शन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वो भी नहीं है। कौन सी रिएक्शन है बच्चे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्यों, ये जो आपका प्रोटीन है ना, जब ये नेचुरली आता है ना, ये जो प्रोटीन है आपके फायरफ्लाइज के अंदर, जब ये नेचुरली इन्वायरमेंट में होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये दिन में भी जलते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, दिखते हमें कब है, रात में, क्योंकि रात में लाइट बहुत कम होती है तो हमें जलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन दिन में भी होता है क्योंकि इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को जब वो टेक करते हैं तो उनकी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जो इस प्रोटीन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस वजह से हमें ये ब्राइटली चमकता हुआ दिखाई देता है, जलता हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है इसमें, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए ध्यान से, देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड द बीकर कंटेनिंग एसिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो एक आपका जो कौन सा, फेरस सल्फेट, सभी अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। क्या होता है, FeSO4। देखिए सॉल्यूशन है जो आपका फेरस सल्फेट वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर कंटेनिंग एसिफाइड परमैंगनेट। परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, KMnO4। इस सॉल्यूशन में आपका फेरस सल्फेट को इस सॉल्यूशन में आपका मिलाया गया और ये बोल रहा है कि लाइट पर्पल कलर, बच्चे जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो लाइट पर्पल कलर का होता है। ठीक है, बैंगनी कलर का होता है, और ये जनरली जो बैंगनी कलर है सॉल्यूशन का, ये फेड होने लगता है, धीमे धीमे क्या होने लगता है, डिसअपेयर होने लग जाता है। तो बताइए इसमें कौन सी नीचे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो एक्चुअली उसमें रिएक्शन में ऐसा क्या होता है कि आपका जो ये कलर है ये डिसअपेयर होने लग जाता है। ठीक है, इसका जो पर्पल कलर है वो क्या होने लग जाता है, डिसअपेयर होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है ये इसमें पूछा गया है, आपको उसको बताना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। ठीक है, तो ये जो FeSO4 है इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। बिल्कुल सही बात। आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं या परमैंगनेट, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो है हमारा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो क्या कर देता है, FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिस वजह से इसका जो कलर होता है वो गायब हो जाता है। ठीक है, किसका कलर गायब हो जाता है, आपके पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो हो जाता है गायब हो जाता है। ठीक है, क्या ये इस तरीके से, नहीं, ये क्वेश्चन बाकी भी गलत है। दिस कलर डिस्पेयर ड्यू टू अ डाइल्यूशन, नहीं, कलर इसका डाइल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोज, नहीं,
ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, केवल क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट एक अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस वजह से वो क्या कर देता है, आपके FeSO4 को सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज की वजह से आपका जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन ही है, और कुछ क्वेश्चंस आगे से निकाले गए हैं अलग अलग बुक्स से। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन बनाया हुआ है, ताकि एक कुछ भी छूटे ना और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है भाई, समझ में आई ये चीज़, बहुत बढ़िया। ठीक है, लिख रहे हो ना, कॉपी निकाल के इसको अपनी कॉपी में इसके आंसर जरूर करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना। ठीक है, देखिए, केमिकली रस्ट इज, क्या बोला है, केमिकली रस्ट इज, यानी रस्ट क्या है केमिकली, अगर हम देखा जाए तो केमिकली रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। क्यों, क्या हाइड्रेट फेरस ऑक्साइड होता है क्या, हाइड्रस फेरस ऑक्साइड होता है क्या, नहीं। क्या होता है ये हमारा ओनली फेरिक ऑक्साइड, नहीं। क्या होता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाँ और नो। देखिए अब मैं तुम्हें इसके बताता हूँ कि जो हमारा रस्ट होता है वो बेसिकली आपका Fe2O3NH2O के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर फेरिक ऑक्साइड होता तो गलत हो जाता, क्योंकि इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, इस वजह से हमें इसका कलर ब्राउन देखने को मिलता है। सारा ये जंग हमें जो देखने को मिलती है वो जनरली क्या होती है आपकी, ये होती है। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बात समझ में आई बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फूड आइटम्स मेड अप ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, जो फूड खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसे हम नाइट्रोजन एसिड के साथ, मतलब नाइट्रोजन गैस के साथ फिल कर देते हैं, फ्लश कर देते हैं, हम भर देते हैं उसे और पैक्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं हम, उसके रीजन बताने हैं। सबसे पहले टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वीन एसिड, क्या करने के लिए, इसे रेंसिड से बचाने के लिए, खराब होने के लिए। जैसे हम अगर छोड़ देंगे उसको ओपन एयर में, तो आपको पता था, आपने पढ़ा है, रेंसिड हो जाएगा। ऑयल्स और फैट क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जिससे बचाने के लिए हम उसके अंदर क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस, ताकि वो ऑक्सीजन से क्या ना हो, रिएक्ट ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो ऑयल एंड फूड का, तो हमारा खाना खराब नहीं होगा। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर टेस्ट, बिल्कुल भाई, उसका टेस्ट भी तो प्रोटेक्ट करते हैं। अगर खाना ओपन एयर में होता है या हम उसके अंदर कोई गैस फिल ना करें, तो भाई जो ऑक्सीजन है उसे ऑक्सीडाइज करके उसका टेस्ट भी तो खराब करेगी। तो यानी उसका टेस्ट भी बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसमें नाइट्रोजन फिल करते हैं। टू मेंटेन द वेट, कैसे वेट भर जाता है, क्यों तुम सोच रहे होगे कि भाई उसमें वो कंपनी वाले पैकेट में भर के दे देते हैं इतना बड़ा बड़ा, उससे वेट बढ़ता होगा, नहीं भाई, उससे कुछ वेट नहीं बढ़ता, बहुत हल्की सी वेट होती है उस गैस की। ठीक है, उससे कुछ एक चिप्स के बराबर भी वेट नहीं होता उसका। सुनो, टू एनहेंस देयर फ्लेवर, क्या फ्लेवर अच्छा हो जाता है क्या उससे, नहीं, फ्लेवर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों का कोई लेना देना इस क्वेश्चन से नहीं है, यानी पहला और दूसरा पार्ट है हमारा, जो कि है ये गलत, ये गलत, ये सही, ये गलत। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो है वो हमारे स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है आपकी। तो इसे, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है चीजें, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच ऑफ फॉलोइंग आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। देखिए, इनिशियल सब्सटेंस अगर क्या हो, अनचेंज हो, मतलब चेंज ना हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कैसे आप समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए, यानी इनिशियल सब्सटेंस चेंज नहीं होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन भी होनी चाहिए। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध का जो है ना दही बनना, कर्ड बनना, उसको क्या बोलाते हैं, आपकी कर्डलिंग ऑफ मिल्क। लेकिन उस कंडीशन में आपका जो मिल्क होता है उसका प्रोटीन अलग होता है, जब वो ईस्ट उसको ट्रांसफर करता है तो आपके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड। यानी इनिशियली प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, इनिशियली सब्सटेंस आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज। तो ये तो भाई चेंज हो जाता है, यानी ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाँ भाई, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है समझिए। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में या फिर मॉल्स की फॉर्म में आपको देखने को जनरली मिलते हैं सॉलिड सब्सटेंस में। जब आपको किसी सॉलिड पार्ट में, जैसे पोटेशियम, जैसे आपका ये है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, तो ये क्या है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपने जनरली देखा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जनरली आपने देखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस चैप्टर नंबर 2, तो इसमें आपने ये मॉलिक्यूल देखा होगा। इसको क्या बोलते हैं,
इसको आप बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे? क्रिस्टल, वाटर क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। वो तो सॉलिड होता है। जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस में वाटर के कुछ मॉलिक्यूल देखते हैं तो वो किस में आ जाता है? आपका क्रिस्टलाइजेशन में आ जाता है। तो हाँ भाई, पहले भी ये वाटर था और बाद में भी इनिशियल प्रोडक्ट वाटर वही रहा, ठीक है, और रिएक्शन भी हो गई। तो यहाँ तो ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ हमारा। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का खराब होना, रेंसिडिटी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें भी चेंज होता है। डाइजेशन और फूड, हाँ हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और हमारे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी जनरली चेंज होता है। नहीं, आंसर क्या होगा हमारा भाई? बी होगा, क्योंकि क्रिस्टल जो होते हैं ना हमारे H2O NH2O, ये चेंज नहीं होते। देखा आपने, ये चेंज हो रहे हैं, तो तब भी H2O होता है, क्रिस्टल बनने के बाद भी वो H2O मॉलिक्यूल ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इवॉल्व एट द इलेक्ट्रोड्स आर, ये है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली, देन हमें क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन का रेशो बताना है। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए ध्यान से, एक बार कीजिए, आपके माइंड में क्या आ रहा है? मैं 2 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ, आप कीजिए इसको। चीज़ें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करते रहना, साथ बने रहना, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जो इसको देख लें अपने स्कूल की ग्रुप्स वगैरह में, ताकि उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नॉर्मल जैसी आपकी क्लासेस चलती है वैसी ऑफलाइन में, वैसी आपकी ऑनलाइन में ऐसे क्लासेस चलेंगी और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले वाटर ऑफ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, आपका जो वाटर है वो जनरली क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में टूटता है, डिकम्पोज होता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो इस तरीके से होता है, जब आप इसे बैलेंस करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 2 आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका? 2 आ जाता है, ठीक है। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब आप यहाँ देखोगे कि जो रिएक्टेंट वाला पार्ट है ना, इसमें आपकी रेशो, इसका वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। देखिए इसका वॉल्यूम तो 2 है और इसके आगे कुछ नहीं है, यानी 1 है, यानी इसका वॉल्यूम कितना है? 1 है। कितना है इसका वॉल्यूम? 1। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई? 1, और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई? 2। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेवल बढ़ते जाएंगे, तो ये क्या आ गया हमारा? इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यही चीज पूछी थी, रेशो पूछा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वॉल्यूम्स का, तो हमने इस तरीके से निकाल दिया। तो आंसर देखते हैं 4, नहीं 2, नहीं सी सही है, ये नहीं। चलिए बात समझ में आई? बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा था, समझाने के बाद चीज़ें आसान लगने लगती हैं और करने से पहले बड़ी ऐसी लगती है टफ सी। लेकिन भाई छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपका मिशन है पूरे 100 मार्क्स लेके आने का, और 100 मार्क्स तब आएंगे जब आप एक भी क्वेश्चन ना तो छोड़ोगे ना गलत करोगे। बच्चे जनरली एमसीक्यूज में गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये सीरीज बनाई है, एमसीक्यूज, एसएससी रीजन, केस बेस्ड। कुछ नहीं छोड़ने दूंगा आपको, 1 नंबर भी आपका कटेगा नहीं, टेंशन मत लो। बस चीज़ों को समझते रहो और सारी की सारी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, मेरे साथ बने रहो अच्छे से पूरा साल, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ में आ रही है, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा हमें। समझदार व्यक्ति पेशेंस रखता है जीवन में, ना समझ व्यक्ति पेशेंस नहीं रखता, हड़बड़ी में रहता है, ठीक है। उसे जल्दी कहीं पहुंचना होता है और वो कहीं कभी पहुंच भी नहीं पाता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो सब्र करता है, पेशेंस रखता है, और जीवन में उसे जहाँ जाना होता है बड़ी शांति से वो चला जाता है, ठीक है। तो पेशेंस लाइफ में भाई बहुत ज़रूरी है। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में चीज़ें हमेशा खराब होती हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ये चीज़ समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये किसका एग्जांपल बताना है? डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हमें इसमें देखना है। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, अभी ये हमने देखा था, ये तो भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी आपको पता है? वाटर उसमें डिकम्पोज होते हैं। बर्निंग ऑफ मीथेन, जब मीथेन बनेगी तो ये कॉम्बिनेशन में आती है रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन में भी आती है, तो ये भी नहीं होगा। द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, जब मेटल से कोई एसिड रिएक्ट करे तो आपकी क्या बनेगी भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगी। चलिए देखते हैं इसको भी। द रिएक्शन ऑफ टू सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। हाँ, तो इसमें तो जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, इसमें भी नहीं होगी। देखिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है और आपने HCl से क्या कराया? उसका रिएक्शन कराया, तो होता क्या है? सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और बना लेता है सोडियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। क्या बना लेता है? H2 गैस। तो यहाँ 2 लगा दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा।
तो जनरली देख रहे हो ना, इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो ये भी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, यानी ये तुम्हारा आंसर है बालक, क्या है ये तुम्हारा सही आंसर है। चलिए पास में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, चीज़ों में बहुत मुश्किल नहीं है, बस समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 7 करोड़ नहीं मिलेंगे सिर्फ आंसर का जवाब देने पर, खुशी मिलेगी थोड़े पल की, ठीक है। 7 करोड़ तो नहीं मिल पाएंगे, अफसोस की बात, पर खुशी बहुत मिलेगी जब आप आंसर सही देंगे तो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन। भाई ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हर केमिकल रिएक्शन के लिए ज़रूरी है? अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ये ना हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन हमें देखनी है, बहुत ज़रूरी मेन नेसेसरी कंडीशन कौन सी होगी हमारी? द रिएक्टेंट शुड बी इन द सेम सेम स्टेट। क्या रिएक्टेंट सेम स्टेट क्यों होने चाहिए? नहीं सर, एक लिक्विड एक सॉलिड भी तो हो सकता है, इट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग, हटाओ। एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट। क्या एनर्जी देनी पड़ेगी हर? नहीं भाई, रिएक्टेंट को एनर्जी दो तो वो एक्सो कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगी, अगर वो दे रही तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। जरूरी थोड़ी ना हर सारी रिएक्शन को एनर्जी की जरूरत हो, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। द रिएक्टेंट शुड बी एट अ सेम टेम्परेचर। क्या हमें उसे एक ही टेम्परेचर पर रखकर? नहीं भाई, वो किसी भी टेम्परेचर, कुछ रिएक्शन किसी टेम्परेचर पे होती हैं तो कुछ रिएक्शन किसी अलग टेम्परेचर पे भी परफॉर्म हो जाती हैं, तो ये भी गलत है। देयर शुड बी फिजिकली कॉन्टैक्ट, ये बहुत जरूरी है, बिटवीन द रिएक्टेंट, यानी दो रिएक्टेंट्स के बीच में कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है। अगर तुम दोनों रिएक्टेंट को मिलाओगे ही नहीं, एक अलग हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अलग है, ऑक्सीजन का अलग लेके रखोगे, तो अपने आप थोड़ी ना जादू से वो रिएक्शन करेंगे, उन्हें मिलाना तो पड़ेगा ना, तभी तो क्या होगी, रिएक्शन होगी और एक आएगी, ठीक है, मतलब एक हो जाएगी रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। तो कांटेक्ट तो करना पड़ेगा, फिजिकली कांटेक्ट। गलत जा रहे हो बेटा, दिमाग में कुछ और मत लेना, फिजिकल कांटेक्ट है ये, ठीक है। बस दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाया है हमने, ठीक है। आप अभी किसी से नहीं मिले हो, टेंशन ना लो, चलो। और जब तक 100 नंबर ना आ जाए तब तक कोशिश मत करना किसी से भी मिलने की, ठीक है। अलोन लाइफ, अलोन तो नहीं कहूँगा हाँ, लेकिन अपने ऊपर ही ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है ज़िंदगी में, सबसे अच्छी चीज़ वही है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है रिएक्शन के लिए हमारी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन ये वाला, बढ़िया पढ़िए इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार थोड़ा ध्यान से इसे रीड कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन भी है ये। चलिए सुनिए ध्यान से, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, गिवन बिलो इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। किसकी बात में कर रहे हैं हम? लेड नाइट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है, ये लेड नाइट्रेट है, डिकम्पोज होकर ये किसमें बन रही है हमारी? लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन गैस में। किसमें बन रही है ये? नाइट्रोजन NO2O में, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डज अ कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका, यानी लेड ऑक्साइड और नाइट्रेट का जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, जो कि है 2 और 4, बेसिकली इनके बारे में बताना है कि ये है क्या, ठीक है। क्या आप इन इन्फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए ये जो रेशो है नंबर ऑफ मोल्स है, क्या है ये? नंबर ऑफ मोल्स दो सब्सटेंस के, हाँ भाई सही बात है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, क्या ये नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहे हैं? नहीं, वो तो हमारा एटॉमिसिटी शो करता है नंबर ऑफ एटम्स को, यानी बी तो बिल्कुल गलत है। मासेस को शो कर रहे हैं, क्या ये मास को बताते हैं? ये मास को नहीं बताते, वो हमें अलग से गिवन होता है। क्या ये डेंसिटी को बताते हैं? नहीं भाई, ये डेंसिटी को भी नहीं बताते, यानी नंबर ऑफ मोल को ही ये डिपिक्ट कर रही है। 2 और 4 किसको बताते हैं? आपके नंबर ऑफ मोल को, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको 10 सेकंड लगेंगे, ये मैं समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जो ये चीज़ें हर बच्चे को समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। कुछ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस प्रैक्टिस सेशन को तब अटेंड किया है जब आपने चैप्टर 1 थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो यूट्यूब पे चैप्टर नंबर 1 की हमारी वीडियो डली हुई है, जाओ क्लिक करके देख लो, 30 मिनट में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो, समझ लो, पढ़ लो, ठीक है भाई। कोई उसमें झंझट नहीं है, कोई वन शॉट 3-3, 4-4 घंटे का नहीं है, वो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। देखिए अ स्टूडेंट टू का सोडियम सल्फेट, क्या लिया भाई ने? सोडियम सल्फेट लिया। सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में ऐड किया बेरियम क्लोराइड, फिर क्या लिया भाई ने? बेरियम क्लोराइड लिया,
ठीक है भाई। ही ऑब्जर्व डेट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, फिर इसको मिला क्या, बहुत बढ़िया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल गया भाई को, हैज फॉर्म द कलर एंड मॉलिक्यूल, इसको फिर बनाना, मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया और फिर उसका क्या बताना भाई, कलर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसने क्या लिया, सोडियम सल्फेट, क्या लिया भाई इसने, सोडियम सल्फेट, किसके साथ रिएक्शन कराया, बेरियम क्लोराइड, किसके साथ कराया, बेरियम क्लोराइड, क्या बनेगा भाई, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये इसको चेंज कर देगा, एक्सचेंज हो जाएंगे भाई साहब। तो यहाँ से ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ पे 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगाना भाई, 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन थी। तो देखिए सोडियम क्लोराइड निकलेगा और बेरियम सल्फेट, इसमें क्या दे रखा है, बेरियम सल्फेट, ये तो फॉर्मूला ही गलत होता भाई, बेरियम सल्फेट का तो फॉर्मूला ही नहीं है, नीचे वाला फॉर्मूला है। क्या कभी पिंक बेरियम सल्फेट देखा किसी ने, होता ही नहीं है, कैसा होता है भाई, व्हाइट, याद रख लेना कैसा होता है बेरियम सल्फेट, व्हाइट कलर का, बहुत आसान है, ठीक है भाई। चलो हो गया क्वेश्चन, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ये लो, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन इसकी, चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, 2 सेकंड का समय, टिक टिक 1 टिक टिक 2, हो गए 2 सेकंड। देखिए, अ स्टूडेंट नोटिस दैट न्यू हैमर मेड ऑफ आयरन, ठीक है भाई, स्टूडेंट बहुत है, मतलब बेचारा पढ़ा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा, फिर हैमर वगैरह से कुछ काम कर रहा है, टूल बॉक्स में, जब इसने हैमर रखा तो शाइनिंग सरफेस का रखा था, जब निकाला उसने तो वो रेडिश ब्राउन का हो गया, कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन, जब रखा था तो शाइनिंग था, बढ़िया सा चमक रहा था, हथौड़ा नया नया, और निकालते ही कैसा हो गया वो, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, यानी कुछ तो लफड़ा था, क्या लफड़ा हो गया, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पढ़ी है क्या, कोरोजन, कोरोजन में क्या होता है, मेटल क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है ना। तो इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, किस वजह से रस्टिंग होती है, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर की वजह से रस्टिंग होती है। अभी हम इसको देखते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। आयरन हैमर टर्न्स ब्राउन, क्यों हो गया ये ब्राउन, आफ्टर सम टाइम है, मतलब आफ्टर टाइम में ब्राउन हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता। इफेक्ट ऑफ हीट इन बॉक्स इज लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक उसको रखोगे इसलिए ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि बहुत लंबे समय तक रखोगे तभी जंग लगेगी, जंग लग जाएगी अगर तुम उसके डायरेक्ट मॉइस्चर में रख दोगे, तो ये भी गलत हो गया। आयरन चेंज कलर व्हेन कीप्ड इन अदर टूल, अच्छा जब उसको अलग आयरन तब चेंज करता है कि जब उसे अलग अलग टूल्स के साथ रखते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, ए सही हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पार्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर 16। A student noticed that bread kept out has a green coated, यानी ब्रेड के ऊपर क्या हो गया, ग्रीन कोटेड का मटेरियल, उसमें मतलब कुछ हरा हरा कोटेड उस पर दिखाई दे रहा है, ओवर द आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद। तो बताइए स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन, आपकी अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या हुआ उसमें, द ऑयल ऑफ ब्रेड, ठीक है ये ब्रेड है बेटा, ऑयल ऑफ ब्रेड ऑक्सीडाइज्ड एंड, ऑयल ऑफ ब्रेड क्या होगी, ऑक्सीडाइज एंड कॉज रेंसिडिटी, हाँ बिल्कुल सही बात, क्या हो जाती है वो, रेंसिड हो जाती है, खराब हो जाती है। पर पढ़ते हैं पहले आगे। ब्रेड कम्स ऑन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और कोरोड, क्या ब्रेड कोरोड होती है, नहीं भाई कोरोड थोड़ी ना होती है, मेटल्स कोरोड होते हैं, खाने पीने की ऑयल्स और फैट क्या होती हैं, रेंसिड होती हैं रेंसिडी प्रोसेस के दौरान, ठीक है। ऑयल और ब्रेड रिड्यूस कॉज चेंज ऑफ कलर ब्रेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं, comes as contact with the atmospheric nitrogen and layer deposit, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं होता, यानी आंसर हमारा क्या है भाई, करेक्टली हमारा आंसर पहला करेक्ट है। चलिए बात समझ में आ गई। चलिए अब जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है बच्चों, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर देना है। एक क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को भी आपको खुद करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जिन्हें हम कहते हैं असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में हम बात करेंगे असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस के बारे में। देखिए ये आपका सबसे पहला असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से पढ़िए। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ पहले स्टार्टिंग में, बच्चे इस पहले ऑप्शन का जो मतलब होता है बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी आपकी 2 स्टेटमेंट दे रखी होती है, एक होता है असर्शन एक रीज़न, यानी एक आपकी स्टेटमेंट है, एक उसका रीज़न है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आपको बताना है फॉल्स, अगर ये राइट है तो आपको बताना है ट्रू। देखिए
अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और आर यानी रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए, यानी रीजन जो आपका ये दे रखा है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, आपके ए की, मतलब असर्शन की। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ए एंड बी आर ट्रू, कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट हमारी सही तो हैं, बट जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, ए की। ठीक है, नेक्स्ट है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ए तो सही है बट आर क्या है, ए तो सही है बट आर क्या है, फॉल्स है, गलत है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आपका ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी ए तो आपका गलत है बट आर आपका क्या है, रीजन सही है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिन ऑप्शन को आपको जानना है, बच्चे ध्यान से देखिए इन ऑप्शंस को। ठीक है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या देने हैं, आंसर्स देने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहले हमें ये बताना है, देखिए आप जब भी असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि आपके जो स्टेटमेंट है दोनों वो सही है या गलत है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, ऑब्वियसली बात है आपका जो चैप्टर के कंटेंट है, आपकी जो नॉलेज है उसके बेस्ड पे, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी हम किस में डिनोट करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपका फर्स्ट असर्शन, अ लेड नाइट्रेट ऑन अ थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्या आपका जो लेड नाइट्रेट है ये थर्मल डिकम्पोजिशन करने के बाद लेड ऑक्साइड देता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है? हाँ भाई, ये बात तो सही है हमारी, बिल्कुल सही है बच्चों ये हमारी बात। ठीक है, जब लेड और नाइट्रेट, जब हमारा लेड नाइट्रेट क्या करता है, डिकम्पोज होता है, तो हमें लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है। फिर पढ़ते हैं रीजन क्या है इसका, देखते हैं। लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, जो लेड नाइट्रेट है वो पोटेशियम आयोडाइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट। क्या बनाता है बच्चे, वो येलो प्रेसिपिटेट, यानी क्या बनाता है, लेड नाइट आयोडाइड, क्या बनाता है, लेड आयोडाइड। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही बात है, एज वेल एज प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन। ठीक है, तो यानी आपका असर्शन भी ठीक है और आपका रीजन भी क्या है, करेक्ट है। आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी क्या है, करेक्ट है। बट आपका जो रीजन है, ठीक है, क्या इसका कोई लिंक है इससे? ये रिएक्शन आपकी बिल्कुल डिफरेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है इसमें रीजन में, और आपके असर्शन में किसकी रीजन है, डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है। क्या इन रिएक्शन को कोई लिंक है? नहीं, इन रिएक्शन का कोई भी लिंक नहीं है, जिसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी, कि दोनों आपके सही तो हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर का कोई भी ए से लेना देना नहीं है, कोई भी ये सही एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दे रहा। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, अलग है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका जो लिखा हुआ है असर्शन है और रीजन है। चलिए पढ़िए, असर्शन क्या दे रखा है आपका, मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, यानी जो हमारी मैग्नीशियम रिबन होती है क्या हम उसे जला सकते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में क्या हम उसे जला सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, आप मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के प्रेजेंस में भी बर्न कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो मतलब बर्न होती है। बच्चे नाइट्रोजन के प्रेजेंस में भी ऑक्सीजन क्या होती है, आपकी बर्न होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड, जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करती है तो क्या बना लेती है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, जब मैग्नीशियम, ठीक है, किससे रिएक्शन करती है, नाइट्रोजन गैस से, तो बनता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बनता है बच्चे, मैग्नीशियम नाइट्राइड। बात समझ में आ रही है? और ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो दोनों ही सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और आपने इसमें डिनोट किया होगा कि रीजन असर्शन का एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, जो आपका क्या है, आपकी ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी अच्छे से समझा रहा है आपके किसको, असर्शन को। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपके, यानी आंसर क्या होगा भाई, ए, यानी दोनों ही सही हैं और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ठीक है भाई, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, ए होगा। चलिए ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारे इसकी तरफ।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है असर्शन एंड रीजन का। असर्शन क्या दे रखा है, देखिए रस्टिंग, बच्चे ये आई है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। क्या जो रस्टिंग होती है हमारी आयरन की वो एंडोथर्मिक इन नेचर होती है? देखिए जो रस्टिंग होती है, पहली बात तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक आपके दो प्रोसेसेस होते हैं। एंडो में एनर्जी क्या होती है, एंटर करती है, इट मींस एब्जॉर्ब होती है। किसी सब्सटेंस द्वारा जब एनर्जी रिएक्शन द्वारा जब एनर्जी क्या ली जाए, टेक की जाए, यानी एब्जॉर्ब की जाए, तब वो रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो क्या रस्टिंग में कोई एनर्जी लेता है वो? नहीं, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। यानी हमारा असर्शन क्या है बच्चे, रॉन्ग है। हमारा असर्शन ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रीजन देखते हैं, एज पर रिएक्शन इज स्लो, ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, सही बात है। रिलीज ऑफ हीट, यानी इतनी स्लो होती है कि जो हीट रिलीज होगी बेयरली एविडेंट, उसे आप बहुत ही मतलब ना के बराबर उसे आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे, उसका एक्सपेरिमेंट वगैरह उसे खोज पाएंगे, ठीक है। तो बहुत स्लो होने की वजह से, रिएक्शन बहुत स्लो होने की वजह से हमें जनरली उसमें से हीट निकलती हुई नहीं दिखेगी या आती हुई नहीं दिखेगी, हम उसे नहीं कैच कर पाएंगे। जिस वजह से अगर हम बात करें तो हमारा जो रीजन है वो तो सही है आपका, बट असर्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, ए इज फॉल बट आर इज ट्रू। तो आंसर होगा डी। क्या होगा आंसर बच्चे, डी। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अगर आपने इन 3 क्वेश्चंस के जवाब खुद से किए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। और अगर गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, यानी थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी आपको बहुत करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन एंड रीजन का, ध्यान से देखिए। असर्शन क्या दे रखा है, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइन, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइन विच विद वाटर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब हम क्विक लाइन को देते हैं, देखिए क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, किससे रिएक्ट कराते हैं बच्चे, वाटर से, तो सभी बच्चों को पता होगा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, इसीलिए ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी असर्शन हमारा सही है। रीजन देखते हैं, क्विक लाइम रिएक्ट वाइग्रसली विद वाटर। क्विक लाइम तुरंत ही क्या करती है, वाटर से रिएक्ट करती है एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और क्या देती है हमें, बहुत सारी अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही वो उससे आप जैसी चूने को पानी में डाल दें तुरंत उससे रिएक्शन करता है और धुआं सा निकलता है ना हल्का सा, ये वही चीज़ है। यानी हमारा रीजन भी सही है और हमारा असर्शन भी सही है, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ठीक है। जो रीजन हमें दिया गया है वो किसके बारे में बता रहा है, आपके असर्शन के बारे में एकदम सही जानकारी दे रहा है, यानी दोनों सही हैं और आज सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसकी, हमारे असर्शन की। चलिए बहुत बढ़िया। सन में अगर कोई भी छोटा सी भी डाउट है नीचे कमेंट में आप करिए, ठीक है, उसे मुझसे पूछिए, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। बस ध्यान से पढ़ते रहना भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सीधे मुद्दे की बात आपको बताता हूँ, ठीक है। मेन क्वेश्चन पे बिल्कुल हमारा ध्यान रहेगा। चलिए असर्शन की बात करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन द्वारा यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। बिल्कुल सही बात है। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है भाई वो किसके लिए यूज किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप सबको, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारा AgBr। क्या होता है, AgBr। तो ये सही है असर्शन। अगर हम बात करते हैं इसके रीजन की, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, लाइट क्या प्रोवाइड करती है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। सही बात है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का तो मतलब हो गया कि एनर्जी का रिलीज होना। क्या इसमें से कोई एनर्जी रिलीज होती है क्या, नहीं सर, इसमें से इस रिएक्शन में से कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो हमें Ag मिलता है और Br मिलता है। क्या मिलता है, Ag और Br, ठीक है। तो जनरली हमें ये देखने को मिलता है, बट कोई भी इसमें से हीट एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो इसलिए रीजन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बात समझ में आई बच्चों। तो हमारा असर्शन तो सही है बट रीजन हमारा गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए पढ़िए आप, रीजन देखिए, रीजन क्या कह रहा है, सॉरी असर्शन क्या कह रहा है आपका, पंजेंट स्मेलिंग गैस, कैसी पंजेंट स्मेलिंग गैस प्रोड्यूस व्हेन सल्फर बर्न इन एयर, जब सल्फर को एयर में क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, तो एक प्लीसेंट में गंदी सी एक अजीब सी जो पंजेंट बोला जाता है उसको स्मेल उसमें से रिलीज होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है इज फॉर्म टू रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन सल्फर ऑक्सीजन, क्या सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने से आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है भैया आपका, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है क्या वो आपका सिर्फ सल्फर लिया आपने और ऑक्सीजन लिया, उन दोनों को रिएक्शन करा दिया, क्या ऐसी रिएक्शन पॉसिबल है, पढ़ी है आपने, नहीं, क्योंकि ऐसी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो रीजन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आ रही है, ऐसा हमें इस चीज़ को ध्यान से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए प्रेजेंट स्मेलिंग ऑफ प्रोड्यूस, हाँ तो ये तो सही है, जब हम सल्फर को एयर में बर्न करते हैं तो हमें एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, तो इसमें भी क्या हो गया आपका रीजन, तो असर्शन तो आपका सही है बट रीजन आपका फॉल्स है, तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक है बच्चे, क्या हो गया आंसर इसका सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर के बारे में। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए जल्दी से बच्चों। चलिए पढ़ लिया आपने, आंसर लिख लिया, ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, ठीक है, इसको आपको होमवर्क में अपना कंप्लीट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका राइट आंसर मैं अपने कमेंट सेक्शन में नीचे पिन कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, आपको इस ऑनलाइन क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हुई, आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर समझाने और सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी दिक्कत है आप मुझे बताइए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस सीरीज़ के पूरे मतलब हर वीडियो तक आप रहिए, सारी सीरीज़ कंप्लीट कीजिए, ठीक है, पूरी सीरीज़ कंप्लीट कीजिए, सारी वीडियोस देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी इसमें से छूट ना जाए।